Hi everyone, good evening. Good evening. गुड इवनिंग मैम। बताती हूँ सब कुछ बताती हूँ आशु थोड़ा सा रुक जाओ। PCS 24 इंटरव्यू एंड PCS 25 मेंस, यस। बात करते हैं इस पर। देखो, आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 मिनट लूँगी। थोड़ा सा अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है तो उसको बेसिक्स पता होने चाहिए कि मेंस में होता क्या है, ठीक है? फिर आई टेक ऑल योर क्वेश्चंस। ओके। तो मेंस का सिलेबस जानते होगे। शॉर्ट में ज़रा सा जल्दी से बता देती हूँ। मेंस में हमारे 6 पेपर्स होते हैं जीएस के, और एक पेपर होता है हिंदी का, एक पेपर होता है एसए का, ठीक है? हिंदी और एसए के 150-150 के पेपर्स होते हैं। जीएस के सारे पेपर्स 200 के होते हैं, 200 ईच, ठीक है? सारे पेपर्स के लिए मेंस में हमको 3 घंटे का टाइम मिलता है। एंड राइटिंग, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है GS 1 to 6 के लिए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, ठीक है? अब ये बेसिक हमारा है कि कितने पेपर्स होते हैं। हाँ वेट, बताती हूँ। ठीक है, अभी हमें बेसिक पता चल गया कितने पेपर्स होते हैं। कई लोग ऐसे होंगे उनको नहीं पता हो, इसलिए बता दिया मोटा मोटा। इसके बियॉन्ड अब एक एक सब्जेक्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगी। एक चीज़ आपको बता सकती हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको मैं फिर से शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप कैसे नोट्स बनाए जाते हैं सारे मेंस के पेपर्स के, उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है? मेंस के लिए आपके पास थोड़े से हैंडी नोट्स होने चाहिए ताकि आप उसको रट सकें, ठीक है? चलो, अब मैं सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस लूँगी मेंस के रिगार्डिंग। जिसका जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। देखो, अभी पहले तो ये बताओ मेंस की डेट क्या किसी को कुछ आइडिया है कब तक हो सकता है? किसी को नहीं है क्या? आप जो कहेंगे वो हम लोग मान लेंगे। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा कुछ है कि किसी डेट में कुछ अगर न्यूज़ में चल रहा हो। मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ। जनवरी लास्ट मेंस की, जनवरी लास्ट। ओके, ओके। मतलब फिर भी हमारे पास कितना टाइम है? मतलब जनवरी लास्ट अगर इसका मेंस होगा तो उससे पहले जो 2024 का इंटरव्यू है वो सब हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तभी वो लेंगे। तो जनवरी देखते हैं, शायद फरवरी तक चला जाए। मार्च। आलोक, कहाँ से पता आपको? कोई मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है कि गेस वर्क चल रहा है? चलो एनीवेज, अब जब हमें पक्का पता नहीं है, कोई ऐसी डेट नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि फरवरी मार्च तक जाना चाहिए। जनवरी लास्ट इज वेरी नियर, बिकॉज 2024 वाला अभी सॉर्ट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है? 2024 का रिजल्ट देंगे, फिर उसका इंटरव्यू करवाएंगे, इतने सारे लोग का इंटरव्यू लेना, फिर उसको उससे मतलब रिजल्ट वगैरह निकालेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। एंड तो इसीलिए पहले क्वेश्चन से आशु के शुरू करते हैं कि बैलेंस कैसे करना है, ठीक है? देखो, इंटरव्यू के लिए अलग से क्या चीज़ पढ़नी होती है? करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना होता है, ठीक है? इसके बियॉन्ड इंटरव्यू में हमसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो या तो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं या फिर रिलेटेड होती हैं हमारे सब्जेक्ट से। तो अगर हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेंस की प्रिपरेशन इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारा कई कई चीज़ों पर व्यू पॉइंट डेवलप होता है, हमको पता होता है अच्छा ये चल रहा है। वहाँ पर हमसे पूछा क्या जाता है, फैक्ट्स थोड़ी ना पूछेंगे प्रीलिम्स वाले। वो मेंस के जैसे ही कि कोई चल रहा है, कि मान लो अलास्का समिट हुई, एक म्यूट कर लो प्लीज़। अलास्का समिट हुई तो उसमें इंडिया के क्या हित थे, क्या था, जो वॉर चल रहा है, गाजा पीस समिट अभी रिसेंटली हुई, उस पर क्या था, तो वो सारी चीज़ें मेंस में ज़्यादा पढ़ोगे। तो इसीलिए इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? इंटरव्यू बैलेंस होता चलेगा, बस अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करते रहना अगर कोई इंसान बहुत डरता हो, ठीक है? एंड अच्छा, ठीक है आलो। देखो, बिल्कुल चांसेस हैं। उस दिन मैंने बोल दिया था 87 वाले में, तो मुझे लगा था कि तुम लोग समझ जाओगे। येस, देयर आर चांसेस ऑब्वियसली। एंड एक बार मैं अभी कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बार ऑफिशियल आंसर किया आ जाए तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किसको सही मान रहे हैं किसको नहीं मान रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। अदरवाइज नेट क्वेश्चंस में 93 सही है, ठीक है? हो जाना चाहिए। लेकिन अभी पॉइंट इज कि अभी हमको पता नहीं ना नेट 93 है भी कि नहीं, क्योंकि आंसर की से वैरी करने से 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। देखो, रियल इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है? कई बार मॉक इंटरव्यू को थोड़ा सा भौकाल बनाने के लिए थोड़े से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा सीरियस बनकर पूछते हैं। वहाँ पर
मोस्ट ऑफ द टाइम्स माहौल लाइट रहता है। और यहाँ पर जो लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं ना, उनके पास एक लिस्ट होती है कि उनको ये क्वेश्चन, ये फैक्ट पूछने हैं। वहाँ पर वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं कि फैक्ट के लिए कुछ लेकर आए लिस्ट। वहाँ पर उनको रैंडमली कुछ भी याद आया, पूछ लिया उन्होंने। तो दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, चलो नाउ वहाँ मतलब मैम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वहाँ नहीं कहते हैं ऐसा। हाँ एक्चुअली तो डिफरेंट होता है बहुत। लेकिन हाँ, ये मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आता है कि भाई हम अंदर जा पा रहे हैं, हम कैमरा चल रहा है, जैसे लोगों की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चंस लूँगी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद समृद्धि। बताओ समृद्धि। मैम जैसे अभी तक मैंने मेंस का अभी तक कभी नहीं प्रिपेयर किया है, तो उसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि और छोड़ कहाँ से स्टार्ट करें और मतलब क्या करें, खुद के नोट्स पहले बनाएं या फिर कंटेंट पहले पढ़ें या पीवाईक्यूज पहले करें, मतलब कंप्लीटली क्लूलेस हैं, तो उसके लिए क्या करें? सी, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए कि हमारे पास मेंस का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, मेंस का सिलेबस को डाउनलोड करो, उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, चाहो तो GS 5 और 6 को पैरेलली रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एक GS 1 उठाओ। ठीक है, GS 1 में देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, हिस्ट्री के जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, सिलेबस में क्या कुछ पॉइंट्स मेंशन होंगे। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है, तो सिलेबस में उतना नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम साथ में पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यूज में कौन सी थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड सिर्फ यूपीपीसीएस की नहीं, ऑल्सो ऑफ यूपीएससी। ठीक है, वो थीम्स देखेंगे जब, और हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमको आइडिया रहेगा कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, नोट्स बनाना एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में हमको लिखना ही होता है। ठीक है, नोट्स बनाना हमें लर्न भी हो जाता है और लिखने की प्रैक्टिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो आंसर राइटिंग करने नहीं लगोगे। ठीक है, लेकिन अगेन दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो उसमें हमको थोड़ा सा स्मार्टली बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हम कैसे नोट्स बना पा रहे हैं कि हमारा टाइम बचता जाए। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हमको आती हैं। ठीक है, तो हम हर चीज़ के नोट्स ना बनाएं, जो चीज़ नहीं आती है, जो हम आंसर में लिख सकते हैं, उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए जा सकते हैं, हाइब्रिड फॉर्म एक अच्छा तरीका है। ठीक है, और नोट्स बनाने का भी तरीका है कि बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाए। हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम पूरी बुक को छाप देते हैं और हमको लगता है कि हमारी नोट्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाना है। ठीक है मैम, वन मोर थिंग, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री बोला, उसमें हमें थीम्स बेसिकली हमें देखनी है, डिसाइड करनी है कि व्हाट आर द कॉमन थीम्स। तो मैम जैसे जो बुक है स्पेक्ट्रम है या फिर लक्ष्मीकांत हम रेफर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आई हैव हर्ड ऑन यूट्यूब की लोग बोलते हैं कि दीस बुक्स आर नॉट सफिशिएंट। तो मैम क्या बुक्स सफिशिएंट फॉर मेंस? यस मैम, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आंसर राइटिंग, जैसे एनालिटिकल वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से तो हमें फिर क्या कंटेंट भी, मतलब बुक्स और ये सारी चीजें भी डिफरेंट करनी होंगी? ये चीज, ये बात सही है, क्योंकि उसमें हम प्रीलिम्स में तो बस रट्टे दो की तरह पढ़ लिया, ये चीज़ होती है। मेंस में हमसे पूछा जाता है एनालाइज करो, तो हमें मेंस में 90% जो 80% आंसर्स दोगे, स्पेशली बाकी वाले जीएस पेपर्स में, तो उसमें दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव और देन कंक्लूड करोगे। ठीक है, और अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, गांधी जी का, किसी का भी, तुम्हें एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए हमको सिर्फ ये वाली बुक सफिशिएंट नहीं होंगी ऑब्वियसली। उसके लिए मैंने बता रखा है सारे जीएस के पेपर्स का अलग अलग सोर्सेज की नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है मैम, वो कहाँ पे होगा आपने जहाँ पे मैं बता प्लेलिस्ट रखा शेयर है? कर दूंगी। यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट है जीएस के सोर्सेज, वरना किसी भी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसको देखो, उसमें मिल जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, श्रुति बताइए। हेलो मैम। हाय श्रुति। मैम ये पूछ रहे थे, जैसे मेरी नोट्स ना अभी पूरी अच्छे से मेंस की कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैम और मैं आंसर राइटिंग अभी प्रोग्राम ज्वाइन करे कि पहले नोट्स को कंप्लीट ढंग से कर ले? देखो, आंसर राइटिंग के लिए कोई सही मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो पहले मेंस पढ़ चुका है, ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं हम मेंस पढ़ चुके हैं, हमको आता है, चीज़ें पता है, तो वो डेली आंसर राइटिंग वाला, टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, अभी डेली आंसर राइटिंग वाली चीज़ें शुरू कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डेली आंसर राइटिंग के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे कि मतलब क्योंकि मैम अपने से हो नहीं पा रहा आंसर राइटिंग। हाँ, अपने से तो नहीं हो पाता है वो, तो मतलब आई अंडरस्टैंड, तो किसी को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। मैम को ही ज्वाइन कर लेंगे। मैम को ज्वाइन कर सकते हो, मैम भी लॉन्च करेंगी प्रोग्राम। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली इट इज योर चॉइस।
ठीक है, तो कुल मिलाकर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जैसे अभी समृद्धि ने बताया कि उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा 10-15 दिन सिलेबस को समझ सकती है, क्योंकि सिलेबस को समझना देखना उसमें ही बहुत ज़्यादा खो जाओगे। तो उसको पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद इवेंचुअली शुरू कर सकते हो। ठीक है, मतलब लेकिन शुरू आपको एज सून एज पॉसिबल ही करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, एक एक आंसर, दो आंसर तो हो जाएगा। ये मैम जैसे नोट्स जैसे बना रहे हैं मैम, तो लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बल्कि बन जा रही है, मतलब एग्जैक्ट टू द पॉइंट है। जैसे तो आप लोग आप बता रहे हो कि एक पेज की होनी चाहिए, फिर एक वन वर्ड, वैसी नहीं बन रही, मतलब टू द पॉइंट नहीं हो रही है। ओके, देखो सबसे पहली बात तो अगर कोई नोट्स तुरंत बनाए हैं किसी भी टॉपिक के, उसको दोबारा पढ़ो। अपने आप दोबारा पढ़ने में ही आधी बार हमको समझ में आ जाता है कि यार ये हमने फर्जी लिखा। ठीक है, क्योंकि हम नोट्स बना के भी अगर उसमें हाईलाइट कर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हाईलाइटेड पार्ट है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ सकते हो, वरना फिर मैं कोशिश करूंगी कुछ टॉपिक्स के नोट्स शेयर करने की, जिससे कि समझ में आ जाए कि कैसे नोट्स एग्जैक्टली बनाने हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। आशु बताइए। आशु, आपने हाथ उठाया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम, मेरा ये था कि जैसे पिछली बार मेंस लिख के जब आया तो ये था कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा किया जाए। बट मैं सोचता हूँ कहीं पर ऐसा ना कि आपने जैसे कई बार दिया है, तो कहीं पर कोई ऐसा किसी ने मेहनत करके ऐसा जैसे एक टेम्पलेट ही बना रखा हो डिटेल्ड बुक फॉर्मेट में, कि आपको इन स्किल्स पे पर्सनल खास कर, जैसे टेक्निकल में हम पूछेंगे मेंस पे तो आपने बताया कवर हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने को जानने वाली चीजों पे जाते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे जाते हैं, तो अगर वहाँ कहीं लिखी हुई चीजें मिल जाए ना कि यू नीड टू डू दिस, टिक 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 करते चले जाए। अब मैम चैट जीपीटी के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने ट्राई किया, तो होता क्या है कि when you want to go for a particular thing, कि स्ट्रेंथ में गए तो इतना डेप्थ में चले जाते हैं धीरे धीरे, तो आपको लगता है कि ये तो कभी एक ही चीज नहीं खत्म होगी। देखो फिर आशु, मुझे कभी लगा मैं आम ब्रह्मांड में तो नहीं पढ़ रहा हूँ इंटरव्यू देने की बजाय खुद को देखो जानो। आशु, वहां तो पर मैम ऐसा कोई टेम्पलेट हो? हाँ वहां पर इंटरव्यू बहुत ही लिटरली, बहुत ही नॉर्मल, जैसे घरों में हमारे कॉन्वर्सेशन होती है ना बड़े लोगों से। अब हमारा दिन ही खराब हो कि वो एकदम खुन्नस में बैठे हो, तो दैट इज लाइक एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, उनका कुछ भी मन हुआ। कई बार कोई सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे होंगे, इतने बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, कभी भी सिमिलर लाइंस पर इंटरव्यू नहीं हुआ। कुछ लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे तो हमें सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग रैंडमली पूछ लेंगे, अच्छा आज क्या नाश्ता किया, मतलब बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशन वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। 2-3 चीज़ों पे आई अंडरस्टैंड कि हमें नहीं दिया होता है, तो हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है और हमको वर्क करना चाहिए उन चीज़ों पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। शीशे में खड़े होकर बात करो, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं बट दे आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, और उसमें डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, और जब ज़्यादा डर लगता है तो वैसे भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो एक हम प्रॉपर टोन में अपने आप से ही बात कर सके अगर शीशे में, और अपने बारे में बेसिक, वहाँ पर अपना नाम तो हमको बताना नहीं है, किस जिले से आए ये भी नहीं बताना। ये मॉक इंटरव्यू वाले पूछते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता। आपकी पढ़ाई से संबंधित है, पूछ सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई से संबंधित आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि कहाँ से जो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेरी कितनी पकड़ है, क्या हम अच्छे से बता पा रहे हैं, उन चीज़ों को रिप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लो जैसे इग्नू से पढ़ाई करी है तो इंदिरा गांधी का नाम आ रहा है, तो इंदिरा गांधी से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इंटरव्यू के लिए मैं अलग से बना दूंगी, जो आप टेम्पलेट कह रहे हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट्स बता दूंगी जिस पर प्रिपेयर किया जा सकता है। बाकी इंटरव्यू को इतना टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है इंटरव्यू। ठीक है, चलो मेंस में वापस। बट अगर टेम्पलेट वाइज हो जाएगा तो इट वुड बी इजी कि भाई एटलीस्ट जो कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैं मैंने नहीं किया था मैम कभी। ठीक है, मैं, हाँ स्ट्रेंथ आई वीकनेस ही अंडरस्टैंड। हाँ आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा जब नया होता है तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। आई विल ट्राई कि ऐसा कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाए जिस पर आप लोग वर्क कर सकें। ठीक है, जो आपको लगे कि हम इस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर हम इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ आई विल टेल। ठीक है, थैंक यू। अब ये हम लोग ट्राई करेंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और बात करने का मेरे हाँ को, ये मैं सब ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मेंस पे वापस आ जाते हैं। इंटरव्यू के लिए किसी दिन और बात करेंगे। मेंस का कोई क्वेश्चन बचा? ऐसे तो तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो, किसी को क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल? समृद्धि बताओ। पूछना है समृद्धि कुछ? हेलो हाँ हेलो बताइए।
हाँ बताइए। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मैम, थोड़ा इशू था नेट कोई पे। बात मैम नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि ऐसे जैसे इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी का ऐसे से बहुत डर लगता है तो हिंदी की एसेज और तो हिंदी में पर्टिकुलर क्या, एक मिनट फिर से बताओ कौन से मीडियम से हो? मैम अगर इंग्लिश मीडियम से हैं हाँ, तो तो हिंदी मीडियम में लिखना ऐसे इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन राइट इन योर ओन मीडियम। ओके मैम, तो फॉर एसेज मैम थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि उसके लिए कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ऐसे का भी गुड वेटेज होता है। देखो ऐसे के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लिखे बैठकर। हम ऐसे के लिए दुनिया भर के कोटेशंस ढूंढते हैं, टॉपर्स के आंसर्स ढूंढेंगे, टॉपर्स के सब कुछ ढूंढेंगे, लेकिन यस हम मैम, खुद ये लिखते चीज नहीं हैं। बहुत बोलते हैं सब लोग यूट्यूब पे कि आप टॉपर्स की कॉपी को रेफर करिए, बिल्कुल तो कीजिए, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन हम खुद लिखें वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम खुद लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम बहुत ही बचकाना तो नहीं लिख रहे हैं। कई बार तो मैं बच्चों वाला ऐसे लिख देते हैं कि पढ़ने के बाद लगेगा क्या लिख दिया है, ठीक है। खुद लिखो, उसके बाद किसी टॉपर की कॉपी पढ़ो, फिर देखो कहाँ पर आप कितना डिफरेंस है, ठीक है। उस डिफरेंस को हम कैसे फिल कर सकते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी पर वर्क कर सकते हैं, हम थोड़े से कोटेशंस रेडी कर रख सकते हैं। और देन जब एग्जाम हमारा पास आने लगेगा, लास्ट स्टेज इज कि हम क्या करेंगे, हम मोटे मोटे जो टॉपिक्स रिपीटेटिव हैं उन टॉपिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन अच्छा सा, कुछ कंक्लूजन, कुछ बीच बीच की लाइंस, ये सब रेडी कर रख सकते हैं। बट देन स्टार्ट विद राइटिंग एन एसे। वो हम ऐसे उससे हम बचते रहते हैं, हमको लगता है इससे बचते रहो, बाकी दुनिया भर के सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख लो, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट तो राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, खुद से लिखना स्टार्ट करें। एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट। जितना ज़्यादा खुद लिखेंगे हम, मेंस हमारा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे मेंस के किसी भी पेपर में बेटर परफॉर्म करने के। ओके मैम, वन मोर थिंग मैम, जैसे आपकी यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें आपने सब्जेक्ट वाइज डिस्कशंस किए थे, वन ऑन वन करके क्वेश्चंस के साथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का शायद आपने डाला था। तो मैंने आपका आईआरपी बैच ज्वाइन किया था जिसमें टेस्ट पेपर्स थे। तो मैम इस साल भी 2026 की प्रीलिम्स के लिए भी आप ऐसा कुछ लॉन्च करेंगी जिसमें यस, 1-to-1 सब्जेक्ट्स ऐसे करके? हाँ, 1-to-1 नहीं है, ऐसे ही गूगल मीट के थ्रू ही होता है वो, मतलब इट इज नॉट 1-on, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक इंसान होता है, इसलिए क्लियर कर रही हूँ, गूगल मीट के थ्रू होता है। यस, दोनों प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। मेंस का भी मैंने पिछली बार किया था। स्टार्टिंग का प्रोग्राम जो हमारा था वो था मेंस की लाइव आंसर राइटिंग, कि उसमें भी पॉजिटिव ही फीडबैक था। उसमें हम करते क्या थे कि जैसे रोज मंडे टू फ्राइडे 3 क्वेश्चंस जैसे मैंने दिए, तो उसी में लाइव आकर आंसर्स लिखने। उसके बाद हम उन आंसर्स पर डिस्कस करते थे कि इस आंसर में कौन से पॉइंट्स हो सकते थे, तो लोगों के भी इनपुट आते थे। उसके बाद मैं बताती थी कि इस आंसर का क्या स्ट्रक्चर हो सकता था। मुझे ये इंटरेस्टिंग भी लगता था और उसमें भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम ऑन सिमिलर लाइन्स, मतलब 2025 के लिए। मैम तो आप सब्जेक्ट्स का भी बताएंगे कि इट विल बी क्वेश्चन आंसर बेसिस? मतलब हम सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तो देयर इज नो एंड, लेकिन हम उसको भी 2-3 दिन देंगे। तो उसमें हम रोज 3-3 क्वेश्चंस अगर करेंगे, और क्या सोर्सेज होंगे उसमें मैं बताती चलूंगी, एंड साथ में हम उसमें हिंदी भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हिंदी इन द सेंस कि उसके नोट्स और उसको कहाँ से पढ़ना है और उसका बीच बीच में रिविजन, वैसा। बाकी प्रोग्राम की डिटेल्स मैं बता दूंगी, जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो मनमीत से पूछ लूँ, फिर आती हूँ श्रुति तुम्हारे पास। बताइए। हेलो मैम। हाय मनमीत, बताइए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम नोट्स की बजाय प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ज्यादा, तो वो बेनिफिशियल रहेगा ज्यादा ना? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हमें पकड़ होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन में हमको शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस सिमिलर लाइंस पर रिपीट होते हैं। उसके लिए हम थीम्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं कर सकते, ठीक है। मेंस की थीम्स उठाओ, क्योंकि उसमें जब हम उठाएंगे तो हम यूपीएससी वाली भी इंक्लूड करेंगे, और उस थीम को अगर प्रिपेयर करेंगे, इस थीम से क्वेश्चन है। सिर्फ पीवाईक्यू करोगे तो मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी जी से एक क्वेश्चन आया तो हमने वही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जब हम गांधी जी की एक थीम उठाएंगे तो गांधी जी से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सबको कवर करेंगे। तो अगर हमको मेंस क्वालिफाई करना है तो हमको इस स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा, ना कि सिर्फ पीवाईक्यू के उस क्वेश्चन पर, जैसे हम प्रीलिम्स में करते हैं। प्रीलिम्स में हमको थीम्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मनमीत? ओके मैम। ओके, श्रुति बताओ। हेलो। हाँ, ये श्रुति। मैम आवाज आ रही है? हाँ, समृद्धि को म्यूट कर लो प्लीज। हाँ बताइए। यस, हेलो। ये श्रुति आवाज आ रही है? बस ये आती है कि मैम आवाज आ रही है, उसके बाद चली जाती है।
चलो, जब तक आवाज़ नहीं आ रही है तब तक मैं ये क्वेश्चन मैम आंसर। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे अब आ रही है तुम्हारी आवाज़, तुम पूछ सकते हो। ओके हम्म, मैम, ये पूछ रहे थे जैसे जीएस2 पॉलिटी का मतलब नोट्स बनाते हैं मैम, तो उसमें नोट्स के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक यूज करें कि मतलब मैम नहीं नहीं गूगल नहीं, प्लस लक्ष्मीकांत की बुक कौन सी, हर किसके चीज पे नोट किसके करें? साथ प्लस लक्ष्मीकांत की बुक? मैम जीएस2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सिर्फ देखो, लक्ष्मीकांत और मैम गूगल यूज कर। गूगल गूगल मैम या आपकी आवाज कट रही। हाँ ठीक है, गूगल यूज़ कर सकते हो। लक्ष्मीकांत से हमें सिर्फ देखो, अगेन ये हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया है, एनालिटिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। लक्ष्मीकांत में उतना एनालिटिकल पार्ट है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ सीधी सीधी स्टैटिक पोर्शन मिलेगा। तो जैसे अब हमसे पूछ लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो हमें फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं ये हम लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, कौन कौन सी राइट है सारे हमको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन होगा तभी तो हमारे पास कुछ मैटर होगा लिखने के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं, क्या वो सही में भारत में इम्प्लीमेंट हो पाई हैं, क्या वो सही में इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो एनालिटिकल पार्ट है, ये क्वेश्चंस भी मेंस में पूछ सकते हैं, यही ज़्यादा पूछते हैं, उसके लिए तुमको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वो सिर्फ स्टैटिक बुक जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वो सफाइस नहीं करेगी, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा गूगल सर्च कर कर काम निकाला जा सकता है, क्योंकि गूगल सर्च में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका यूज़ कर कर हम अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। ओके श्रुति, चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, आंसर राइटिंग इन प्लेस ऑफ नोट्स मेकिंग कैन बी बेनिफिशियल। देखो, आंसर राइटिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस, नोट मेकिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस। लास्ट पॉइंट पर जब एग्जाम आता है तो नोट मेकिंग, नोट्स जो हमारे होते हैं अपने लिखे हुए, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में अगर 125 शब्द का आंसर लिखना है तो उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखोगे। अब फॉर एग्जाम्पल एसएचजी ले लेते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, ये आंसर में लिख लिया। लेकिन जब एसएचजी के नोट्स बनाओगे तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे संबंधित क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, सब चीज़ें होंगी, समझ रहे हो। तो आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, Yes, ठीक है। लोग उनको मर्ज कर देते हैं टाइम कम होने की वजह से, तो वो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं टाइम है तब भी दोनों चीज़ें सेपरेटली करो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट देन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स जिनको हम अलग अलग तरीके से अगर लें तो वो बेटर रहता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स के लिए हम वैसे बैच नहीं लॉन्च करेंगे, हम थोड़ा सा सिमिलर लाइंस पर पिछली बार की तरह ही करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करूँगी, एंड अगेन फीस थोड़ी सी कम कर दूंगी ताकि ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट हो सके। इस बार द रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि लोगों तक ज़्यादा पहुँचाना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलोक, वो हो गया मृत्युंजय मैम का। और जैसे मैम मैम जैसे आंसर राइटिंग मतलब स्टार्ट करते हैं तो मतलब ये रहता है ना कि पीवाईक्यू से देख के बोलते हैं करने के लिए, टॉपर्स कॉपी से देख के करने के बोलते हैं, तो मैम वो जब लिखने बैठते हैं तो मैम कुछ क्वेश्चन देखने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या लिखना है, मतलब ब्लैंक जैसा हो जाता है देखो देखने के बाद, इसीलिए पता है मतलब क्या, पता रहता है लेकिन पेन नहीं चलता। हाँ वही अब पहली बार में ही अगर पेन चल जाएगा तो फिर तो कोई चीज़ बहुत आसान होगी ना। तो आंसर राइटिंग, आंसर लिखना, ये सारी चीज़ें नीड सम टाइम, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इवेंचुअली चीज़ें आ जाती हैं। हम करते रहते हैं तो एक दिन आता है कि हमें आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इट इज़ टफ, देखो लोगों को कैसे लिखा है, फिर नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस देखे, फिर एक क्वेश्चन हमने देखा, सिर्फ क्वेश्चन देखा, उसको हमने खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, हम क्या समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन से, ठीक है। फिर हमने देखा अच्छा टॉपर ने ऐसे लिख रखा है, इसमें ये चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। तो खुद थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग विल हेल्प, ठीक है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा मेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर एकदम कई बार नए क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको हमें कम टाइम में डील करना होता है। उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं ये लिखे हुए क्वेश्चंस देख लूँ एक बार। पहले पीवाईक्यू करें, यूपीपीसीएस यूपीएससी के, या नोट्स बनाएं साइमल्टेनियसली। आई वुड से टॉपिक उठाओ, नोट्स देखो उसमें कितने नोट्स बनाने हैं, क्या हाइब्रिड रखना है, बुक में ही मार्क कर लेना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में उसी टॉपिक के आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी साथ में देख सकते हो, नोट्स और पीवाईक्यूज पैरेलली चलने वाली चीज़ें हैं। ऐसे राइटिंग कैसे करें, मैंने अभी बताया था स्वाति। ऐसे राइटिंग के लिए व्हाट यू कैन डू इज, स्टार्टिंग में तो पहले देखो कैसे ऐसे आते हैं और खुद लिखने बैठो, फिर किसी की देखो कि लोग कैसे लिखते हैं। भले ही सेम टॉपिक नहीं भी होगा, लेकिन अपना लेवल पता चल जाएगा। कई बार हम स्कूल के बाद ऐसे लिखते नहीं हैं और वो हमारी जो बचकानी चीज़ें हैं उससे हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जब खुद लिखेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी हमारा लेवल क्या है, एंड देन उसको हम दूसरों के, फिर हम टॉपर्स के पढ़ें कैसे लिखे गए हैं, किन टॉपिक से पूछा गया है,
ठीक है, उसको हम फिर गूगल सर्च कर कर इधर उधर से चीज़ें ढूंढ कर अपग्रेड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद राइटिंग इट योरसेल्फ, ठीक है। सोर्सेस ऐसे के लिए अलग से पढ़ने नहीं होते हैं, पहले लोग किताबें रेफर करते थे, एंड आई डोंट थिंक कि अब किताबों की ऐसे अलग से ज़रूरत है, क्योंकि तो GS 1 से 6 तक के लिए ऑलरेडी इतना कंटेंट पढ़ लोगे, और ऐसे राइटिंग का एक स्किल होता है जिसको डेवलप कर लिया, तो उसके बाद अलग से ऐसे के लिए कोई किताब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 2026 के लिए देखो अभी 2026 आई थिंक इट शुड गो अराउंड मार्च अप्रैल, अभी तक मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मार्च अप्रैल से पहले तो नहीं जाना चाहिए। देखिए UP स्पेशल के लिए यानी कि GS 5 और 6 के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि हम अलग से उसके नोट्स और उसकी क्लासेस मैं करवाऊंगी, तो जो इंटरेस्टेड हो वो उसको रेफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि GS 5 और 6 लोगों के लिए बहुत टफ होता है। देखो स्वीटी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, बेसिक तैयार है तो नोट्स को हमें, अगर आपके बेसिक नोट्स हैं तो उनको थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना है, हमें देखना है कहाँ पर हमारी नोट्स को और बेटर किया जा सकता है, कहाँ पर कंटेंट की कमी है, ठीक है। उसके बाद कैसे मेंस क्वालिफाई होगा, ये तो मेंस दिया है तुमने, तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि हम क्या क्या चीज़ें वहाँ पर और बेटर कर सकते थे। ऐसा तो नहीं हमारा कंटेंट लैकिंग था, हमको चीज़ें लर्न नहीं थी, एंड देन हमें प्रेजेंटेशन पर वर्क करनी है, ठीक है। कई बार हम प्रेजेंटेशन या फिर लिखने का तरीका जो है उन पर इतना फोकस नहीं करते, तो सेल्फ एनालिसिस से ही हमको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सिद्रा। हाँ, उसको कंटिन्यू रखूँगी वीकली बेसिस पर, जैसे आप लोगों ने रिकमेंड किया है वैसे आई विल ट्राई कि वीकली करंट अफेयर्स यूट्यूब पर लेकर आऊँ, ठीक है। चलो अब एक बार देख लो। हाँ ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन बचा है? हाँ, GS 5 एंड 6 के लिए हम अलग से करेंगे। शुड शिफ्ट अ प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स। देखो एटलीस्ट प्रीलिम्स के 1.5-2 महीने पहले पूरी कंप्लीटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कि ये है प्री में एंड 80 ठीक है, 80 नेट करेक्ट है। देखो मेंस की प्रिपरेशन नो मैटर व्हाट करनी ही चाहिए हमको, क्योंकि हम सपना क्या देख रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हैं तो अलग चीज़ है, हम फाइनली सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें मेंस का जो पाथ है उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, एंड इट इज़ बेटर कि हम पहले से तैयार रहें। लोग क्या करते हैं, जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलता तब तक मेंस नहीं पढ़ते, बट द प्रिपरेशन शुड बी होलिस्टिक। जब हम होलिस्टिकली और एक साथ चीज़ों को पढ़ते हैं तभी हमारा फाइनली सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो गो अहेड, मैं अभी प्रीलिम्स में जितने भी मार्क्स किसी के भी आ रहे हो सबको ही मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ये कर सकते हो कि मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेकर चल सकते हो, थोड़ा टाइम मेंस को दे रहे हो थोड़ा प्रीलिम्स को, बट साथ में लेकर चलो। PCS का प्रीलिम्स अभी बताया तो मार्च अप्रैल के चांसेस लग रहे हैं मुझे, बाकी लेट्स सी, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट जिस हिसाब से कि फरवरी में जून 2026, दैट इज टू लेट। मुझे पता नहीं है, आज आनी चाहिए, अब तक तो आज आनी चाहिए थी, 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। प्रवीण क्या सोर्स है आपका? जून तो बहुत देर नहीं है, फरवरी में तो नोटिफिकेशन आएगा, मार्च अप्रैल तक नहीं जाएगा क्या? चलो लेट्स सी। मतलब मुझे लगता है जून की उनको साइकिल अपनी एक ईयर में कंप्लीट करने वाले के उसमें करना है, तो आई डोंट थिंक कि इट विल रीच जून, बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर, और इतनी न्यूज़ मेरे पास रहती नहीं है, तो लेट्स सी। चलो किसी और का कोई क्वेश्चन बचा? किसी को मेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है? ऑल क्लियर, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा प्रवीण, ओके चलो प्रवीण, आपको मान लेती हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि आपके पास ज़्यादा सोर्सेज है। यस मुकुंद बताइए। मुकुंद आपको क्वेश्चन पूछना है, कि जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एक बार हाथ उठा लो, हाथ उठा लोगे तो मैं पूछ लूँगी। चलो जब तक मैं एक दो पॉइंट्स बता देती हूँ कि हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, जब तक मुकुंद की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। मैडम मैंने 2024 का भी मेंस दिया था, ओके आरू का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ओके। लेकिन 24 का मेंस देते समय देने के बाद जब मेरी दूसरे लोगों से बातचीत हुई तो मुझे लगा कि किसी के भी आंसर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे के आंसर सेम नहीं है। मतलब सब में एक फर्क है, कोई ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, कोई अपने तरीके से लिख रहा है, कमोबेश कंटेंट तो सबके पास वही होते हैं, लेकिन ये जो फर्क है, जो बढ़िया और
कम अच्छे आंसर के बीच में, इसको कैसे बेटर बनाया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे हुई महसूस इंट्रो और कंक्लूजन करने में, मतलब जो आंसर में जो यूनिकनेस होनी चाहिए उसको कैसे लाया जाए। और इसके लिए मैंने देखा, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, वो लोग भी दे रहे थे दोबारा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ओर नहीं जाते हैं, या कुछ ज़्यादा अतिरिक्त कुछ ऐसा नोट्स, कोई ऐसा मटेरियल खास कुछ ऐसा नहीं, लेकिन उन्हीं सामान्य जानकारी को ही अच्छे से कैसे उसको लिखा जाए और उसको आई कैचिंग कैसे बनाया जाए अपने आंसर को, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, इस बच्चे को थोड़ा 2 नंबर ज़्यादा देना चाहिए, इसमें कुछ अलग है। तो इस पे कैसे काम किया जाए, मतलब 26 के लिए मैं सोच रहा हूँ। हालांकि प्रीलिम्स अभी मैंने दिया है और मार्केट में भी तो कट ऑफ कोई भी 100 के नीचे उतरने के लिए, 95 के नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा है क्या? मतलब हाँ ऐसा है। ओह। सभी इवन जिन बच्चों के आज तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं है वो भी अपने 90-95 ही बता रहे हैं, क्योंकि मतलब मेरे पास तो लेकिन ऐसा नहीं रिस्पॉन्स आया है कि 90-95 वाले बहुत ही कम रहे हैं। मतलब मेरे जो टेलीग्राम students ग्रुप पे आप देखिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे से बहुत से अच्छा। बच्चे हैं, पोल में भी ऐसा हिस्सा ले रहे हैं जो काफी, हालांकि लेकिन फिर भी मैं इतना तो मानता हूँ कि जिन बच्चों का होता आया है उनका तो होगा ही, चाहे वो पेपर कैसा भी है। वो एक टॉप प्रीलिम्स में कोई टॉप करने की जरूरत तो है नहीं, बस आप 5-7 हज़ार बच्चों में आ जाए, तो कट ऑफ से डिसाइड नहीं होती है। तो मैडम मैं 26 वाले मेंस के लिए मैं ज़्यादा मतलब फोकस था कि मैं कैसे उसको अपने आंसर को बेटर बनाऊं, इंट्रो और कंक्लूजन पे कैसे काम करूं। कुछ खास फैक्ट हैं ऐसे, कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे एग्जामिनर विवश हो जाए नंबर देने के लिए, ऐसी चीज़ों को कैसे लाया जाए, ये बस मैं जानना चाहता हूं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे उतनी चीज़ें अपने आप नहीं पॉलिश होती जाएंगी और चीज़ें रटती जाएंगी। जितना ज़्यादा चीज़ें लगन होंगी उतना बेटर वहाँ पर लिख पाओगे उस प्रेशर में, ठीक है। 90% 95% जनता बहुत पढ़ती है लेकिन वहाँ पर एवरेज आंसर्स ही लिख कर आते हैं, क्योंकि उस प्रेशर में मतलब वो टॉपर बन जाना और ना बन पाना, आई अंडरस्टैंड कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट देन क्योंकि सब इंसान वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 2-3 चीज़ें वर्क करती हैं। आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड, आपकी प्रेजेंटेशन कि आप लिख कैसे रहे, एंड देन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो तुमने पॉइंट पूछा, उसके लिए हमको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। हम क्योंकि ऐसा तो नहीं हमको एकदम से कुछ आ जाएगा, दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। हमको वहाँ पर हम जितना रटे होंगे वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर वही चीज़ बस छाप देनी है, और वहाँ पर फिर हम विवश कर सकते हैं कि भाई हम ऐसी लाइन लिखा है कि एग्जामिनर विवश हो गया, ठीक है। बट आई वुड से इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड परफेक्शन, फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। तो परफेक्शन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे कोई टॉपर बने चाहे कोई टॉपर ना बने। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम रिफाइन होंगे और उतने हमको बेटर मार्क्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये हम कई बार लगता है कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। कई जो हमें दुनिया दिखाई देती है, मतलब मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बता रही हूँ कि जो हमें दुनिया दिखाई देती है ना ऊपर से कि भाई ये है तो ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन उस एग्ज़ाम के प्रेशर में इंसान एवरेज ही लिख कर आ पाता है। कई लोग तो लिख ही नहीं पाते, ठीक है। जो लिख नहीं पाता वो बाहर हो जाता है। तो हमको ऐसा आउट ऑफ द ब्लू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एकदम से ऐसा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो और कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करोगे, आंसर लिखोगे, चीज़ों को लर्न करोगे, तो इवेंचुअली बढ़िया आंसर लिखने के काबिल हो जाओगे और वहाँ पर भी उसको रेप्लिकेट कर पाओगे, ठीक है मुकुल। ओके चलो अब जल्दी से तुम लोग पूछ लो। बबीता बताइए क्या क्वेश्चन है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। यस यस गुड इवनिंग बबीता, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना प्रीलिम्स में हमारा अभी स्कोर हो कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर करने के अबाउट सोचें, कितना होना चाहिए? देखो बबीता, अभी हमें स्कोर के बियॉन्ड, हमारा स्कोर चाहे हो चाहे ना हो, हमको मेंस ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि तुम ये देखो फिर से नया प्रीलिम्स आ जाएगा और ऐसा नहीं होता कि हम प्रीलिम्स के बाद मेंस पढ़ें, हमें प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई साथ में करनी होती है। और जब प्रीलिम्स आता है 1.5-2 महीने पहले, तब कंप्लीटली हमको प्रीलिम्स में स्विच कर जाना होता है। क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स की साइकिल तो खेलनी नहीं है कि एक साल प्रीलिम्स दिया फिर दूसरे साल दिया, हमको पूरा क्वालिफाई होना है। उसके लिए मेंस रेडी रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मेघा से पूछ लेती हूँ। मेघा बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करवा रही हैं? बस मेनली मुझे यही पता करना है। दिवाली के और बाद से दूसरा करते हैं। मैम, आपकी जो सेशन था उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ। मेरा जो पेपर 2-3 बार से ऐसे अच्छा नहीं जाता था, मतलब तो मुझे काफी मतलब उन सारे डेज से मुझे अच्छा गया है मेरा एग्जाम।
ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा बहुत मेहनत भी की मैंने, मतलब जो लास्ट के डेज थे उसमें बहुत ही मेहनत करी, और आपका जो बताया हुआ कंटेंट भी बहुत पढ़ा। मतलब ऐसा होता है ना मैम कि जरूरी नहीं है कि आपने बहुत पहले भी पढ़ा होता है ना, तो वो भी चीज मतलब कहते हैं ना, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, वो काम आ ही जाता है कभी ना कभी। तो वही है मैम। और आपके सेशन से मुझे बेनिफिट बहुत हुआ है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि चीजों को फैक्ट से लर्न कैसे, मोर कैसे लर्न करें। प्रैक्टिस करती हूँ बट वो चीजें फिर भी माइंड से स्किप हो जाती हैं पढ़ने के बाद भी। ये मेरी मेन प्रॉब्लम है मैम। तो इस पे मुझे वर्क करना है कि मेरी चीज दिमाग से बात जो है कॉन्सेप्ट वो निकले ना, और अच्छे से प्रिपेयर करूँ। और जो फिर है भगवान, वो तो है ही, क्या ही कर सकते हैं, है चलो, ना। बिल्कुल। हाँ। एंड मेघा, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों को हेल्प हुई। दूसरी बात, हम दिवाली के बाद मेंस का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तीसरी बात, किसी भी चीज़ को रिटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों के बारे में हम मनन करते रहें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। लिख कर देखो, हमने कल कोई मान लो हमने कोई मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम उसको जब सुबह उठें तो हम उसको रिकॉल करें बैठकर। वरना हम अपनी कॉपी में, कई बार हम रिकॉल करने में थॉट्स इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, कॉपी में बैठकर उसको लिखें। तो जब भी जितने बार रिवाइज करोगे, जितने बार उसको सोचोगे, तो वो उतनी ज़्यादा अंदर बैठ जाएगी चीज़, और वो हमको पक्की हो जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे मैं एक्टिव रिकॉल कराती थी, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, वही वही एकमात्र तरीका है जिससे हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, वरना हम भूलने की आदत सबको है। और मैम करंट अफेयर्स का बता दीजिए मैम। करंट अफेयर्स डेली अप टू डेट कैसे हो पाए मैम, ये बहुत कठिन काम है। मैं क्योंकि जो और सोर्सेज है, मैं एक सोर्स से मैंने 800 क्वेश्चन याद करके गई, उससे एक क्वेश्चन नहीं आया मैम। 800 मेरा टाइम क्यों बर्बाद याद हो किया, गया। क्यों याद किया, किसने कहा था 800 याद किया? जब मैंने कहा था मुझे फॉलो करो, उसके बाद तुमने क्यों 800 याद मैं आपसे आपका भी सारा फॉलो किया था, मैं सारा फॉलो आपका। वो जो था आयरन डोम वाला इजराइल, उसका आंसर था, वो मुझे तुरंत ही वहाँ क्लिक हो गया था। ऐसा नहीं है मैम कि ऐसा नहीं, मैंने सब पढ़ा भी था, लेकिन फिर भी मतलब रहता है कि आपका जो सारा थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन सेशन में था, तो मैंने उसको भी पढ़ लिया कि चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इन द देखो, सेंस करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर के महीने से ही मैं शुरू करूंगी कि हम वीकली करंट अफेयर्स करें। और दूसरी बात यह है कि इट इज़ नॉट अबाउट मी कि आप मुझे ही करिए, मैं ही एकदम परफेक्ट हूँ। इट इज़ मोर कि हम एक चीज़ को फॉलो करें, अब क्योंकि मैम ये बात है ना कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक फोकस कर रही हूँ, लेकिन बट वो है ना एक्चुअली, जब पेपर फोमो हो देते तो जाता आप ही है। की वॉइस वहां पे गूंजती नजर आती है कि मैम ने ये पूछा था या नहीं, वो एकदम सैड हो जाता है ना फोकस एक ही जगह करते करते। तो ये चीज भी रही मैम काफी ज्यादा अच्छे से। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना लर्न हो जाएगा। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर्स को मुझे अगर मैं वीकली लेकर आऊँगी तो उसको फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास आजकल इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो ये ऐसा आपके साथ नहीं है, सबके साथ ही है। तो हम खो जाते हैं उस दुनिया में कि ये भी अच्छा है, फिर उनका थंबनेल था कि इसको नहीं देखा तो प्रीलिम्स नहीं होगा, तो फिर भाई हम कैसे उसको ना देखें? फिर हमें लगेगा हमारा कॉम्पिटिटर देख रहा है, इतने व्यूज़ भी हैं तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो वो उस दुनिया में जो हम लॉस हो जाते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। किसी को भी फॉलो कर रहे हो, एक को फॉलो कर लो, दो को फॉलो कर लो, हम लेकिन 10 के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़, जी मैम। ताकि हम उसी को, जो हमने एक लोगों ने हमको बताया है उसी को हम 10 बार पढ़ लें। इंस्टेड कि 10 लोग हमको 10 चीज़ें बता रहे हैं, उसको हमने सबको एक एक बार पढ़ा, तो हम कहीं के नहीं है। लेकिन हमने एक बार एक चीज़ की किसी ने बताया है, उसको हमने 10 बार पढ़ लिया। ठीक है, 2 लोगों को फॉलो कर लो। फोमो से ओवरकम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है मेघा, जी मैम। तो जी चीज़ें मैम। याद रहेंगी, जी मैम। कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो, शिखा से पूछ लेते हैं। शिखा, बताइए। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैंने पहले तो आपका नहीं लिया था मैंने, क्योंकि आपको काफी लेट उसमें मैंने एक बार यूट्यूब पे कुछ देख के तब आपको फॉलो किया। ओके। तो मैं, लेकिन मेरे को ना अब मुझे लेना है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि एक तो आप हिंदी में भी करवाएंगे? हाँ, बाइलिंगुअल होगा। ओके। दूसरा मैम, जैसे ना मैंने कभी नहीं दिया मेंस, और प्री इस बार दिया, तो लग रहा है कि मतलब हो जाएगा, या तो कुछ भी है, मतलब स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं मेंस की भी साथ साथ, जैसे आप कह ही रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करूँ? जैसे आप तो गाइड करेंगे ही, लेकिन जैसे अगर मतलब मुझे अब स्टार्ट करना हो, कुछ 1 घंटा ही थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना हो आज से ही, तो कैसे स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? मुझे कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है।
हमने इस पर बात करी है शिखा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कोई भी एक जीएस का पेपर उठाओ, जीएस 1 से शुरू करो, उसका सिलेबस उठाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम मेंस का सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। हम सिलेबस देखेंगे, फिर हम उस सिलेबस के देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन टॉपिक्स के हम थोड़े से नोट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जीएस 1 का उठाओगे तो जीएस 1 सबसे बल्कि है, सबसे लेंदी है, तो उसमें थोड़ा सा डर लग सकता है। लेकिन अगेन उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हुए आते हैं, तो उससे हम थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए जीएस 1 से शुरू करना अच्छा तरीका है। तो अब उसमें हमको पता है कि क्या क्या इवेंट्स हुए जो हम प्रीलिम्स में पढ़ कर आए हैं, लेकिन उसका एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको करना क्या है, सीक्वेंस बताती हूँ। सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर हमको सिलेबस वाइज थोड़े से PYQs देखने हैं कि उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आए, साथ में हमको नोट्स बनाने हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको साथ साथ करते रहनी, एक एक चीज़ उठाकर अपने आप इवेंचुअली चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। स्टार्ट विद GS 1, ठीक है। मैम PYQ के लिए बुक ले या फिर मतलब गूगल वगैरह से ऐसे देखो? PYQ के लिए मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है, मुझे कोई भी ऐसा कोई बहुत अच्छा लगा नहीं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई बुक लो। आई वुड से कि अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो। अभी मत करो, अगर नहीं लिख पाओगे तो पहले थोड़ा सा बेस तैयार कर लो, देन PYQs को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, कौन बचा? हरिओम, बताइए। जिसके क्वेश्चंस हो गए हाथ नीचे कर लीजिएगा प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अभी जो पेपर हुआ है तो इसमें मैम क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे या मैंने कभी पढ़ रखे थे, बट हो क्या रहा था कि मैं गलत कर रही थी। क्यों? तो मैम इसके लिए क्या करें? मैम गलत वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो आपकी सेशन से किया मैंने वो तो उसकी तो मुझे बहुत हेल्प मिली, बट कुछ थे मैम जो अच्छे से कहे कि तैयारी नहीं हो पाई थी, बहुत अच्छे से तैयारी मेरी नहीं थी। देखिए, तैयारी के लिए हमको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम बीच बीच में एकदम खो जाएं कि जब एकदम से फिर प्रीलिम्स आता है तो हम जाग जाते हैं, अरे ये वाला प्रीलिम्स निकालना है। लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और अभी जो टाइम है उसमें हम मेंस भी पढ़ रहे हैं। तो मतलब एग्जाम के पास आकर हम 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो तब सब पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है तब। अभी अगर हम 5-6 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो हमारी हेल्प करेगा आगे चलकर। अभी हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। अभी फोकस करो, एक एक चीज़ को उठाओ, रिवाइज करो, तो चीज़ें याद भी रहेंगी, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तब तक कई बार, और वहाँ पर चीज़ें अच्छे से टिक भी कर पाओगे, ठीक है। मैम तो मैम स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करूँ मैं? किसी भी सब्जेक्ट से कर दो, जो सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है उससे करो, ताकि पढ़ाई में मजा आए। बोरिंग से कर दोगी तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैम तो फिर उसकी घटना चक्र उठा लूं, फिर मेंस के लिए क्या करूं, फिर मेंस भी साथ में लेके चलूं? अरे घटना चक्र से नहीं करना है भाई, सिर्फ देखो घटना चक्र को हमें पढ़ना है, लेकिन मैंने बात कह दी बेसिक सोर्सेज की, तो बेसिक सोर्स घटना चक्र नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बताती हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं कि कैसे हमको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। अभी उस पर बात करती हूँ। यस मैम, एकदम जीरो से बात करते हैं, उसके लिए वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके। सिंपल, बताइए। हेलो मैम। हाय सिंपल, बताइए। मैम लाइक जैसे मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा लाइक 80 to 83 अभी ऐसे को जो ऐसे दे रखी है उससे मैंने किया, तो मेरा 80 to 83 हो रहा है। तो अब मेरे को ऐसा है कि होगा या नहीं होगा। अब ये आप बोलोगे कि मतलब मेंस का तैयार, नो डाउट मेंस का ही तैयार करना होगा। पर मैम एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लाइक मैंने ना इस अटेम्प्ट में अपना लाइक जो दे सकती थी ना मैंने वो दिया, जो मेरे से हो रहा था वो दिया मैंने। उसके बावजूद भी अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को ना बहुत अंदर से डीमोटिवेटेड फील हो रही हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया। अब मैम ठीक है, वो मेरी गलतियां थी, अगर इतने में नहीं होगा या जो भी है, गलतियां पेपर में मेरी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को ब्लेम करूंगी। बट लिटरली मुझे भी इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूँ। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रखी हूँ अभी। देखो सिंपल, तो मैम कुछ पहली बात तो आई अंडरस्टैंड 2-4 दिन लगेंगे इस डिमोटिवेशन से निकलने में, जब मेहनत करी जाती है तो लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो पॉइंट है, इस समय को यूटिलाइज करो अपने आप को एनालाइज करने में कि हमने इतनी मेहनत करी तो हमने कहाँ पर कमी छोड़ दी, ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट था तो मतलब एकदम नया भी नहीं था, क्या चीज़ें थी जो वहाँ पर हम नहीं कर पाए, क्या हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उतना तो टफ नहीं था कि हमें एकदम ही सरप्राइजिंग चीज़ें मिल गई, जानी पहचानी चीज़ें थी। तो क्या हमारे रिवीजन में कमी थी, कि हमारे कंटेंट में कमी थी, कहाँ पर हमें कमी लग रही थी, ठीक है। और थोड़ा सा एनालाइज कर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो,
तो मैं भी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई भी ऐसा है जो इस कंडीशन में है, वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी कहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल। ओके मैम। मैम लाइक कुछ आपका कुछ ऐसे मतलब क्या कट ऑफ रह सकता है, कुछ आपको कुछ ऐसे आइडिया आपका कुछ देखो, रह रहा मैं अभी ऑफिशियल जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कुछ बोलने से बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। टेलीग्राम पर मैसेज करना मुझे, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी मेरे प्रिपेयर विद अच्छा चैनल पे लिखा हुआ है @hmish, उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ओके लेकिन मैम, मुझे थैंक यू। इतना समझ में आता है कि हाँ कट ऑफ जो अभी फ़िलहाल लग रहा है, ठीक है, वो 87-88 क्वेश्चंस तक रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन मुझे अभी पता चला कि यूट्यूब में बहुत लोग 95 के लगभग बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं। उस हिसाब से इतना हाई तो 1 ही 2 लोग होंगे, वरना हाँ, उतना तो शायद नहीं जाएगा क्योंकि 95 और मतलब तो नहीं जाएगा। 750 या 600 कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से 87-88 के चांसेस लग रहे हैं। बाकी एक बार आई विल वेट फॉर ऑफिशियल। सही बोल रही हूँ ना प्रवीण? एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाए, देखते हैं वो एजर्शन रीजन में जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो दे रहे हैं कि वो एकदम ही अलग दिए दे रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी कि फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा, और उसके बाद ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा हिचक कर बोल रही हूँ, क्योंकि फिर लोग एकदम से आ जाते हैं, अरे आपने बोला था जैसे मैं ही यूपीपीसीएस की पूरी चेयरमैन हूँ और मैंने बोल दिया तो सही हो जाएगा, बट स्टिल इतना हाई नहीं ओके मैम, जाएगा, ठीक है। शुभांशु बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ठीक है, प्री तो हो ही गया है अब, और मेंस का है तो ठीक है मैम। पहले भी देने का मौका मिला है और आपको भी फॉलो किया है। होता क्या है ना, वो 3 घंटे जो मेंस के होते हैं, जो एक किसी भी सिंगल पर्टिकुलर पेपर की बात कर लें, तो जो आप पढ़ के जाते हैं ना वो सारी चीजें हैं, बट जब आप वो 3 घंटे में जब आप पहला मिनट से लिखना शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि जो आपकी पूरी पढ़ाई है वो एक तरफ, और ये 3 घंटे में जो मेरी पेन चलेगा ये एक तरफ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, यही लगता तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो आपका इतना लंबा अनुभव है, 6 से 7 मेंस का, आई थिंक इससे भी ज्यादा है, तो मैम वो 3 घंटे मैनेज करना और उसमें आपको मैनेज करके प्रेजेंट कर देना और एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए, ये बता दीजिए बस मुझे, इसके लिए क्या करें? देखो, अभी इससे रिलेटेड हम शुभांशु ऑलरेडी क्वेश्चन ले चुके हैं। जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, उतना उस 3 घंटे में चीज़ों को रिकॉल कर और सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट में इतने मेंस लिखने के बाद ये हो गया था कि जो मेंस का पहली बात तो फोबिया होता है, डर होता है, भैया मेंस होगा कैसे करेंगे, वो खत्म हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करोगे तो वहाँ पर, जैसे इतने मेंस लिख कर ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई मेरी, तो जितने ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे वहाँ पर वो 3 घंटे उतनी एफिशिएंसी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। और उसके बाद भी हमें लगता है कि टॉपर कुछ अलग कर रहा होगा, बट देन द थिंग इज़ कि वहाँ पर एवरेज, अगर हम अच्छा एवरेज दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है, तो भी हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बाकी सारे फैक्टर्स भी, कि हम पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एग्जामिनर भी अच्छे मन से हमारा आंसर चेक कर रहा है, वो अगर फैक्टर्स वर्क करते हैं, देन एवरेज लिखना ही हमें सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस को अबव एवरेज लिख दें, बाकी एवरेज में अच्छे से प्रेजेंट कर आएँ, वो चीज़ अगर हमने कर दी, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं करना है। जो घिसी पिटी बात है, आंसर राइटिंग लिखते रहो, आंसर राइटिंग करते रहो, वही चीज़ मैं भी कहूँगी, और वही चीज़ कर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है शुभांशु? ठीक है, थैंक यू मैम। वही ना, एक लाइन में सब करे तो वही लिखना लिखने से आता है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही वहाँ पर बेटर परफॉर्म कर पाओगे, बस इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, नमस्ते। ऋषि बताइए, जल्दी से बताइए, देन इसको रैप अप करते हैं। हेलो, यस, हाय मैम। मैं बस ये पूछ रहा था कि मेरा स्कोर तो काफी ठीक आ रहा है इस बार, मतलब काफी ठीक आ रहा है, तो मुझे थोड़ा एसीएफ के बारे में जानना था। क्या कुछ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि एसीएफ का अगर मेरा निकलता है मार्क्स ठीक होने पे प्रीलिम्स? मुझे उसका आइडिया नहीं है ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि मैं भी एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगा कि कोई शायद ऑप्शनल का कुछ मुझे हेल्प मिले एसीएफ के लिए। मुझे एसीएफ का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे यूपी स्पेशल के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने 24वें मेंस लिखा था कि यूपी स्पेशल का कि जैसे हम लेते तो हैं पेपर 2 पेपर 3 से ही सारा लेते हैं, लेकिन उसका कुछ डेटा जो है, जैसे मैंने यूज किया था जैसे यूपी स्पेसिफिक का, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे इस बार भी 1-2 आए थे, जैसे कुछ
पॉलिसीज जो यूपी में असल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। एक पॉलिसी, एक क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है। तो यूपी के लिए मतलब कि स्पेसिफिक तरीके से कैसे पढ़ा जाए? देखो, यूपी स्पेशल के लिए GS 5 और 6 के लिए मैं नोट्स और एक वीडियो क्लासेस दोनों ही प्रोवाइड करूंगी, तो आई थिंक उसको रेफर किया जा सकता है। ठीक है। एक मैम छोटा सा डाउट ये है कि जो मैंने फॉर्म भरा था, मैंने आपसे पूछा भी था, मैं ऐसे मैसेज करके, मैं ऐसे भी आपसे, कि जो प्रेफरेंशियल पोस्ट होती थी उसमें मैंने एक गलती से एक जगह यस कर दिया है। मुझे लगा कि इंजीनियरिंग ही साइंस में कंसीडर किया जाएगा, तो क्या उसकी वजह से पूरा फॉर्म रिजेक्ट होता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसे पूरा फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। बाकी कई बार जो कुछ ऐसी प्रेफरेंशियल, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनका कट ऑफ अलग जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका अच्छा खासा आ रहा है तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए बैठेंगे, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे तो 110 क्वेश्चन नेट प्लस सही है, उससे प्लस ही ठीक है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। नहीं, जब हमने उसके बाद जब इंटरव्यू स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं ना, तो वो जब हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं कि हमने कौन सी पोस्ट भर रखी है, वहां पर हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ चेंज करवाना है तो वो करवा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक पोस्ट जो थी उसमें मांगा था कि बैचलर डिग्री इन साइंस, कॉमर्स एंड वो मैं आर्ट। समझ गई, वही मैं कह रही हूँ, इंटरव्यू के स्टेज में वो चेंज करवा सकते हो कि हमने गलती से भर दिया था, वहां पर आरओ जो बैठते हैं उनसे बताकर चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जब मेंस भरेंगे तो उसमें तो मैं फिर से करेक्ट कर ही सकता हूँ जैसे मेंस में आता है? मेंस के लिए शायद अभी एक बार चेक करना, अगर ऑप्शन आता है तो ठीक है, वरना इंटरव्यू वाली ऑप्शन आता है, 24 में था ऑप्शन। ठीक है, तो फिर उसको कर लेना, अदरवाइज फिर उसमें कर सकते हो, मतलब वहां जाके मैं एक्चुअली, मुझे वो पोस्ट चाहिए नहीं, पता नहीं मैं किस सेंस में था, मैंने उसको फिल कर दिया। मैं उसको चाहिए भी नहीं मुझे वो उस तरह, क्योंकि बट मैंने फॉर्म भरते उसको फिल कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, मैंने सबके क्वेश्चंस ले लिए, कोई बचा है? बहुत लोगों ने Yes, अपने ma'am. हाँ स्वीटी बताओ। हाँ मैं जब पिछली बार मेंस देकर आई तो तब तक तो मेरा सब ठीक था, मुझे लगा कि अच्छा गया है, सब सही है। उसके बाद में बहुत लोगों के कांटेक्ट में आई, जो एक लोग उसमें से ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, तो उनको मतलब सबसे से पूछने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि अगर मुझे ये लगा कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन है वो किसी डेटा से स्टार्ट की हूँ, तो कोई मुझे बोलने लगा कि नहीं, मतलब इसमें तुमको डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए था और ये करना चाहिए था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बार कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई। उसके बाद तुमने मेंस डेटा देने जो के लिखा बाद है वो सही डेटा से शुरू किया है? हाँ, डेटा जो मुझे याद था, मैं श्योर थी कि मैं मतलब तो सही फिर लिख ऐसा रही हूँ। थोड़ी ना होता है कि डेफिनेशन से शुरू करना है, ये ऐसा, ये तुम्हें कौन बता रहा है भाई? ऐसा नहीं और होता। मैम और मैम ये जो इस बार का जो एग्जाम ये है 2025 वाला, इसमें 1-2 पोस्ट के लिए जो स्पेशल पोस्ट होती है उसमें मैं एलिजिबल हूँ, तो इसमें क्या कुछ कोई फायदा होता है क्या, मतलब अगर मेंस में कुछ? ऐसा कुछ फायदा नहीं होता, कट ऑफ अगर उनकी अलग से जाती है तो बेनिफिट हो जाएगा उन पोस्ट को। फाइनली लोग क्या करते हैं, सिर्फ अगर बीए का इंसान है तो वो कुछ ही पोस्ट के लिए कर सकता है, लेकिन इन वालों के लिए जो स्पेशल पोस्ट होती है इनकी कट ऑफ अलग जाएगी, तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें नौकरी मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। और मैम मुझे आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि मैं जब 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें मेरे 85 क्वेश्चन सही थे, तो मुझे याद है जो मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन हुआ था ऐसे ही जूम पे, तो मैं आपसे बोली थी कि मेरा 85 क्वेश्चन सही था, तो आप मेरे से बोली थी कि 85 सही हो जाता है, लेकिन 85 से 95 का सफर बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब मैम अप्रिशिएट नहीं की कि मेरा 85 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में सही था। मैं खुश थी बहुत कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कोर्स ज्वाइन करने के बाद, जब वहां पे मैं बहुत लोगों को देखी, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग कितने डेप्थ तक पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे पढ़ना है। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हर जगह पढ़ा रहे हैं, वही स्पेक्ट्रम, वही लक्ष्मीकांत। मतलब इस बार की मैं आपको बात बताऊं, मेरा लक्ष्मीकांत में कभी ध्यान नहीं गया था कि उसने फैमिली कोड भी दिया हुआ है, कभी नहीं ध्यान गया था कि उसमें ये चैप्टर भी है, कि उसमें मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मैं ऐसे याद कर सकती हूँ कि पूंजी कमीशन और सरकारिया कमीशन, राजमंडल कमीशन, इसके भी क्रोनोलॉजी पूछ सकती है। तो एक वो जो देखने का नजरिया होता है ना, कि आप उसके बाद अपने आप भी कैपेबल हो जाएंगे, मतलब आपको खुद दिखने लगेंगी चीजें। तो फिर जब 2024 का अटेम्प्ट गया, उसमें भी मेरा 96-97 क्वेश्चन सही था और इसमें भी अच्छा क्वेश्चन सही है। तो मतलब मुझे लगता है कि लोग सीख सकते हैं कि पढ़ना कैसे है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। ये तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है कि जब भी मुझे अगर प्रीलिम्स देना है तो मुझे वो नजरिया मेरे पास है कि बुक में से क्या निकालना है, क्या छोड़ना है।
तो उसके लिए मैम बहुत बहुत मतलब मैं तो एकदम भटकी हुई थी, और मैं तो किसी को भी सजेस्ट करूंगी प्रीलिम्स के लिए तो मतलब सोचना नहीं है, आप एक नजरिया डेवलप कर लेंगे उसके लिए। तो थैंक यू उसके। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। बस फ़ायदा होना चाहिए, मेरी तरफ से भी यही कोशिश रहती है, कोई भी अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको सही दिशा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो आई थिंक सिंपल एंड शिखा कुछ बचा है, इसको अब यहाँ पर एंड करते हैं। अगर कुछ बचा हुआ तो फिर मैं पर्सनली ले लूँगी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप लोगों से मैंने पूछ तो लिया है। एंड बाकी थोड़ी सी डिटेल स्ट्रैटेजी, क्या बात कर रहे हो भाई प्रवीण, नोटिफिकेशन जुलाई के अराउंड आएगा? अच्छा आरओ की बात हो रही है, ओके ओके, चलो चलो ओके एवरीवन। बाकी मैं डिटेल में, हाँ जल्दी स्टार्ट करते हैं हरिओम, डोंट वरी। ओके ओके समृद्धि गॉट इट, पीसेस नहीं बात हो रही है ना, ठीक है समझ गई। बाकी डिटेल में कैसे करना है उसमें अलग से वीडियो बना दूंगी, ये सिर्फ थोड़ा सा डाउट्स जो रहते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए था। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही हम दिवाली के बाद जल्द ही शुरू करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।